बच्चों, अध्याय 3 में बीजांड में आपने बहुत सी क्रियाएं पढ़ी। परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन। तो इतनी सारी क्रियाएं पढ़ी, लेकिन इसमें बीज का परिवर्तन कैसे होता है ये हम आज पढ़ेंगे कि बीज कैसे बनता है। आपको बता दें, जो आपने जैसे इसमें जायांग की संरचना पढ़ी थी, उसमें फूला हुआ भाग अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर कौन होता है? बीजांड होता है। तो द्विनिषेचन की क्रिया जब आपने पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि भ्रूण कोश जो है उसमें भ्रूण का विकास होता है और साथ साथ भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है। साथ ही अंडाशय में, संपूर्ण अंडाशय में और उसके बीजांड में भी कई सारे परिवर्तन होते हैं। आपको यहाँ पे बता दूं कि अंडाशय जो है आगे जा कर के फल का निर्माण करता है, यानी अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। जबकि जो बीजांड है ये आगे जा कर के क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। सीड का डेवलपमेंट या बीज का विकास किससे होता है? बीजांड से। जबकि फल किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। इस दौरान बीजांड में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। जो बीजांड की आप संरचनाएं सारी देख रहे हो, आप पढ़ भी चुके हो कि इनकी संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन पाए जाते हैं। बीज निर्माण के समय इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे जो बीजांड व्रंत है ये आगे जा कर के बीज का व्रंत बनाता है। बीज में भी व्रंत पाया जाता है, वह बीजांड व्रंत से बनता है। नाभिका में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसके उत्तक परिपक्व हो जाते हैं और बीज की नाभिका यह बनाता है। अंड कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपने पढ़ा था कि अंड कोशिका नर युग्मक से निषेचित होकर के किसका निर्माण करती है? भ्रूण का। यानी अंड कोशिका आगे जाकर किसमें विकसित हो जाएगी? भ्रूण में विकसित हो जाएगी। सहायक कोशिकाएं और जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं यह अपहासित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ये बीज में नहीं पाई जाती हैं, अपहासित हो जाती हैं। और अध्यावरण से बीज का आवरण बनता है। बीज के चारों तरफ भी आवरण पाए जाते हैं। अध्यावरण 2 है। बाहरी अध्यावरण से बीज का जो बाहरी आवरण है वह टेस्टा बनता है और आंतरिक अध्यावरण से बीज का जो आवरण है टैगमैन यह बनता है। तो अध्यावरण से बीज का टेस्टा और टैगमैन बनता है। द्वितीयक केंद्रक, ये आपने पढ़ा था कि जो त्रिक संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें द्वितीयक केंद्रक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है और आगे जाकर के यह भ्रूणपोष का विकास करता है। बीजांड काय यह भी लगभग अपहासित हो जाता है, भ्रूण के द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ में यह पाया भी जाता है। जैसे कि जो काली मिर्च है, काली मिर्च का जो उसमें भ्रूणपोष है वह पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे कहते हैं परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या है? अधिकांश पादपों में तो बीजांड काय नष्ट हो जाता है, लेकिन काली मिर्च में यह पतली परत के रूप में रह जाता है। बीजांड काय पतली झिल्ली या पतली परत के रूप में शेष रह जाता है। इसी शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टर्मिनोलॉजी है। अन्य महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है एरिल। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी आती हैं कि पेरिस्पर्म क्या है, एरिल क्या है। तो एरिल क्या है? कुछ पादपों के बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। जैसे कि आपने लीची में देखा होगा, लीची में जो वाइट पोर्शन होता है, ट्रांसपेरेंट सा, लसलसा सा, वो खाने योग्य जो भाग है वही क्या है? एरिल है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है, जो बीज के चारों तरफ पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य एक टर्मिनोलॉजी है कैरेंकल। बीजांड द्वार के पास कुछ पादपों में क्या होता है? बीजांड द्वार जो माइक्रोपाइल है बीजांड का, बीजांड द्वार, उसके सिरे पर सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है। सफ़ेद रंग की एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे कैरेंकल कहते हैं। और ये यूफोर्बिएसी के जो कुल के सदस्य हैं, जैसे कि अरंडी है, उसके बीजों में देखने को मिलती है। तो इसे कैरेंकल कहा जाता है। इसी प्रकार एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं ऑपरकुलम। एक बीजपत्री जो मोनोकोट्स प्लांट्स हैं उनमें भी बीजांड द्वार की तरफ एक सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ऑपरकुलम कहते हैं।
तो ये इस प्रकार की जो है कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा टॉपिक है बीज के प्रकार। भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के बीज पाए जाते हैं, अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस और भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज। जो नॉन एंडोस्पर्मिक या अभ्रूणपोषी सीड्स हैं उनमें क्या होता है, भ्रूणपोष का भ्रूण परिवर्धन के दौरान उपयोग कर लिया जाता है। जो भ्रूण है अपने परिवर्धन के दौरान इस भ्रूणपोष को अवशोषित कर लेता है, जिससे जो परिपक्व बीज होते हैं कैसे होते हैं, भ्रूणपोष रहित होते हैं, अभ्रूणपोषी यानी भ्रूणपोष अनुपस्थित रहता है उन बीजों में। तो जो भ्रूण है उसको भोजन चाहिए होगा तो उनके बीज पत्रों में भोजन संचित हो जाता है। ऐसे जो बीज होते हैं उनके बीज पत्र में भोजन जो है भ्रूण के लिए संचित हो जाता है। और इसका उदाहरण है द्विबीजपत्री जितने भी बीज हैं, जैसे कि चना है, मटर है, मूंगफली, उनके बीज पत्र आपने देखे होंगे कि मोटे होते हैं क्योंकि उनमें भोजन का संचय होता है। दूसरे प्रकार के हैं भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस सीड्स। ये कैसे होते हैं, इनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान भी भ्रूणपोष शेष बचा रहता है, अर्थात जो परिपक्व बीज होते हैं कैसे होते हैं, भ्रूणपोष युक्त होते हैं, उनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। और जितने भी मोनोकोट्स हैं, एक बीजपत्री पादप हैं जैसे मक्का है, बाजरा है, उनके बीज किस प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बीज होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पीढ़ी एकांतरण। जो आवर्तबीजी पौधे हैं उनके जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक प्रावस्था होती है बीजाणुद्भिद यानी कि द्विगुणित प्रावस्था, एक होती है युग्मकोद्भिद यानी कि अगुणित प्रावस्था। इनमें क्या होता है, एकांतरण पाया जाता है पूरे जीवन चक्र में, बीजाणुद्भिद भी आती है और एकांतरित क्रम में युग्मकोद्भिद पीढ़ी भी आती है। तो इसी एकांतरण को ही क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण में जो बीजाणुद्भिद अवस्था है सबसे लंबी अवधि की होती है, सबसे लंबी अवधि की है और यह प्रमुख जो है अवस्था होती है, यानी ज़्यादा समय तक यही रहती है। और इसका विकास जो है किससे होता है, युग्मनज से होता है। यानी हम कह सकते हैं युग्मनज क्या है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। युग्मनज जो कि द्विगुणित है, यह आगे जाकर के परिवर्तित होकर के भ्रूण बनाएगा, बीज बनाएगा और बीज से क्या बनेगा, नया पादप बनेगा। और नए पादप में कायिक भाग सारे विकसित होंगे जिसमें जड़, तना और पत्तियों का विकास होगा। ये अवस्था आप देखते हैं काफ़ी लंबे समय तक रहती है और सभी कायिक भाग कैसे होते हैं, इसमें द्विगुणित होते हैं। कायिक भागों के बाद ही हम कह सकते हैं जो कायिक अवस्था है उसके बाद जनन अवस्था आती है। जनन अवस्था के अंतर्गत पुष्प का विकास होता है और पुष्प में क्या पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं, नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग अंडप। पुंकेसर जो है लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, जो कि कैसे होते हैं, अगुणित। इसी प्रकार अंडप जो है किसका निर्माण करेंगे, गुरु बीजाणु को, जो कि कैसे होते हैं, अगुणित। लघु बीजाणु अंकुरित होकर के नर युग्मकोद्भिद बनाएंगे, ये भी अगुणित होती है अवस्था। और गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण करता है और नर युग्मकोद्भिद आगे जाकर के नर युग्मक बनाएगा जो कि हैप्लॉइड या अगुणित होंगे और भ्रूण कोश में मादा युग्मक का विकास होगा जो भी कैसा होगा, अगुणित होगा। तो आपने देखा कि जो जननिक अवस्था थी उसके बाद यानी जनन अंग विभाजन करने के बाद जो है जितनी भी संरचनाएं बना रही हैं कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। अर्थात ये सारी जो अगुणित संरचनाएं बन रही है ये कौन सी पीढ़ी है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, क्योंकि जितनी भी अवस्थाएं हैं यह अगुणित हैं। तो यह युग्मकोद्भिद अवस्था है और आपने देखा ये काफ़ी अल्प समय के लिए होती है और पुष्प पे यानी कायिक जो भाग हैं उन पे भी डिपेंड रहती है। अलग से ये कोई पोषण अलग से इनमें नहीं पाया जाता है, सारा पोषण ये कायिक भागों से ही लेते हैं। तो एक तरह से युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था पर जो है वो आश्रित रहती है और अल्प समय के लिए होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक संयोजित होकर के किसका विकास करेंगे, युग्मनज का। यानी जब अगुणित पीढ़ी वापस जो है मिल करके युग्मनज यानी द्विगुणित जो है कोशिका का निर्माण करेगी। अब कौन सी अवस्था आ गई है, बीजाणुद्भिद अवस्था आ गई। तो आपने देखा कि पादप ने अपने जीवन चक्र में दो अवस्थाओं से गुजरा है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था जो कि कायिक जो भाग हैं लंबे समय तक रहते हैं और जो जितने भी जनन अवस्था है वे कैसी है, युग्मकोद्भिद है। तो इन्हीं अवस्थाओं का एकांतरण इनके जीवन चक्र में पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है।